दोस्तों, हम अपने चैनल विद्या टूर में आपका स्वागत करते हैं और एक नए चैप्टर जिसका नाम है सेल कोशिका। ये कोशिका के बारे में आज हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, क्योंकि वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आप जानते हैं कि सर कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी भी जीव के क्रियात्मक और रचनात्मक यूनिट, इकाई कौन है भैया? तो ये सेल ही है। लेकिन किताबी भाषा की बात हो गई। सर अगर ऐसे बोले तो सर, तो बस इतना जानिए कि आपका बॉडी, आपका पूरा शरीर, अगर बेस, कोई चीज बेस था जिसपे ये बना हुआ है, वो सेल ही है। सेल से ही आपका टिश्यू बना, टिश्यू से ही फिर आपका ऑर्गन बना और ऑर्गन से पूरा आपका शरीर बना। तो इस सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कोशिका के बारे में किसने बताया, वो बताने वाला व्यक्ति कौन थे और आखिर वो कोशिका को कहां देखें। इस सभी बातों का अध्ययन हम आज 10 से 15 मिनट क्लास में हम लोग करेंगे। समझिएगा, सबसे पहले बात आता है कि सर ये कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका को सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है जी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब भैया? तो 1665 की बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क, याद रखिएगा, एक कॉर्क नामक कोशिका में या कॉर्क नामक पदार्थ में सेल को देखा। और उसने किससे देखा? तो माइक्रोस्कोप की सहायता से। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप की सहायता से जब उसने देखा तो कॉर्क में कई चेंबर बने हुए थे और उस चेंबर में छोटे छोटे कण दिख रहे थे, जिसे ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। ये कॉर्क क्या था? तो कॉर्क जो था वो एक ओक नामक लकड़ी या प्लांट से निर्मित था। तो सबसे बड़ी बात आती है कि सर रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का जो खोज किया है, वो कोशिका कैसी थी? क्या वो जीवित कोशिका थी या मृत कोशिका थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया, वो मृत सेल का खोज किया, डेड सेल का खोज किया, नॉन लिविंग सेल का खोज किया। तो आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये बताइए कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का खोज किया है, तो सजीव कोशिका का खोज किसने किया है? तो सजीव कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है एवी ल्यूवेनहॉक। याद रखेंगे, एवी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया है? तो एवी ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिकाओं का खोज किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम क्वेश्चन लिखे हैं और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे अब एग्जाम में आना बंद हो गए हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। तो क्यों नहीं इसको याद कर लीजिए आप। सबसे बड़ी बात आती है कि सर संसार के सबसे बड़ी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका, तो संसार के सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर संसार के सबसे बड़ी कोशिका है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो याद रखेंगे, यह जो है एक शुतुरमुर्ग होता है। ये शुतुरमुर्ग के अंडा, सर ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ये पूरे संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। और अगर इसका लेंथ की बात करते हैं कि सर इसका लेंथ कितना है, तो 170 mm से 135 mm तक यह इसका लेंथ होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका है संसार का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, आपके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, आप जानते होते हैं कि सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो जो पीछे वाला भाग जो है वो सेरिबेलम, इस सेरिबेलम के पास में ही एक छोटी कोशिका जिसका नाम है ग्रेंथुअल, या उसी को कनिका कोशिका बोलते हैं। तो मानव के मस्तिष्क में कहा भैया? तो सेरिबेलम के पास, सेरिबेलम के पास में ग्रेंथुअल नामक कोशिका में
ये सबसे छोटी कोशिका है, या इसी को कणिका कोशिका कहते हैं। ओके सर, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताओ तो कौन सी है? अंडाणु। अगर हम तुमसे पूछे कि अंडाणु मतलब जो एग जो है, ये एग का निर्माण कहां से होता है मानव शरीर में? तो ओवरी से। किससे होता है? तो ओवरी। मतलब कि महिलाओं या फीमेल के जो ओवरी होते हैं, उस ओवरी से ही क्या निर्माण होता है? तो एग का निर्माण होता है, और एग सबसे बड़ी कोशिका है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन है। क्या है? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र लिखता है, जो आपके मस्तिष्क के इधर नीचे निकलता है साइड में पीछे की ओर, वो सबसे लंबी कोशिका है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपका निकलेगा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो न्यूरॉन होती है। फिर आता है सर कि पुरुष, एग्जाम में लगा दे कि सर पुरुष पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो पुरुष की शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताओ ऋषि कौन है? तो शुक्राणु, जिसको क्या बोलते हैं? तो स्पर्म। और तुम बताओ ऋतु की स्पर्म कहां से निकलता है? टेस्टिस से। कहां से निकलता है? तो टेस्टिस से। और टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वृषण। और शुक्राणु को, स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं। तो अगर ये 5-6 क्वेश्चन अगर दिमाग में रखते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन आता है, इतने आप रखिएगा। फिर आते हैं कि सर क्या कोशिका का कोई आकार भी होती है? तो देखिए, कुछ कोशिका ऐसी हैं जिनका कोई आकार नहीं है, वो अपने आकार को बदलते रहते हैं। जैसे सर बताइए कुछ। जैसे आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जैसे कि आपका हो जाएगा क्या? तो एक उसको क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं बताओ? डब्ल्यूबीसी हो गया। और एक क्या होता है जो नाम आता है अमीबा। क्या आएगा? तो अमीबा। तो डब्ल्यूबीसी, अमीबा, ये सब जो है उस सेल का आकार नहीं है, ये अपने आकार को हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी, अमीबा, ये सब जो है ये अपने आकार को बदलते रहते हैं। उसके बाद आता है कि सर आपने लिखा है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत क्या है? तो जो सिद्धांत के अनुसार सारे कोशिका काम करते हैं उसी को बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी देने वाला व्यक्ति दो वो है, एक का नाम है सलाइडेन और दूसरा का नाम है स्वान। एक का नाम है स्लाइडेन, दूसरा के नाम है स्वान। स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। स्लाइडेन ने 1838 में, स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जब कभी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो वह पुरानी कोशिकाओं से होता है। मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। मतलब कि अगदी आपके शरीर में नई कोशिका का निर्माण हुआ है तो वह समझिए कि वो आपके पुराने सेल में थे कहीं ना कहीं। समझे? तो इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति स्लाइडेन एवं स्वान है। बात आता है कि सर स्लाइडेन किसके बारे में बताए हैं? तो यह जो है वनस्पति विज्ञान, और यह स्वान सर यह जंतु विज्ञान। मतलब सर स्लाइडेन जो है वो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के बारे में बताया, और स्वान जो है वो जंतु के बारे में। तो याद रखिएगा, जंतु छोटा है तो छोटा नाम, वनस्पति बड़ा नाम है तो नाम इसका बड़ा नाम। इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है
वो एक सेल से हुआ है। जितने भी कोशिकाओं का निर्माण हुआ है वो एक सेल से हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कहें कि सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होते हैं। सभी कोशिकाएं क्या होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वह कोई कार्य को निष्पादित करते हैं, जब वो किसी कार्य को करते हैं तो सभी कोशिका आपस में मिल जाते हैं और मिल करके उस कार्य को संपन्न करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कुछ लिखा है वायरस, वायराइड, प्रियोन, ये क्या लिखे हैं सर? ये जो है, ये तीनों जो है वो कहता है कि हम सेल थ्योरी को नहीं मानेंगे। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा सेल थ्योरी को नहीं मानता है, तो याद रखिएगा वायरस, वायरोड और प्रियोन, ये सभी जो है ये सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं। ओके सर। उसके बाद बात करते हैं कि सर कोशिका क्या सभी जीव में समान होते हैं? जी नहीं। कोशिका अलग अलग जीव में अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि कुछ जीव प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत में आते हैं और कुछ जीव यूकैरियोटिक के अंतर्गत में आते हैं। मतलब सर बताइए थोड़ा। देखो, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक एक ऐसा जीव है जो हमें नग्न आंखों से क्या भैया तो नहीं दिखता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएगा, जैसे कि नील हरित शैवाल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं। बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सभी हो जाएंगे। अच्छा सर प्रोकैरियोटिक के बारे में और बताइए। सर प्रोकैरियोटिक एक ऐसा जीव है, देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक क्या है तो आप बोलिएगा जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिख रहा है। अच्छा आपके नग्न आंखों से हम दिख रहे हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रोकैरियोटिक नहीं है, हम क्या है तो यूकैरियोटिक है। हम बोलेंगे पेड़ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चिट्ठी दिख रहा है, भालू दिख रहा है, बकरी दिख रहा है, जो आपको दिख रहे हैं आपकी आंखों से वो सब यूकैरियोटिक है, जो आपको नहीं दिख पा रहा है वो सभी प्रोकैरियोटिक है। अच्छा फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये जो प्रोकैरियोटिक है क्या इसमें लाइसोसोम होते हैं? क्या इसमें गोल्जी बॉडी होते हैं? क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है? ये तीनों चीज नहीं होते हैं। याद रखिएगा लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो यहां पे जो होता है वो 17S प्रकार के होते हैं। सर इस 20S जो है ये क्या है तो 20S जो है ये राइबोसोम है। क्या है तो राइबोसोम है। एस क्या है तो एस क्या बताइए? तो इसी को बोलते हैं स्वेड वर्ग। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं तो स्वेड वर्ग। तो 17S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। अच्छा सर इसका डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? इसका डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है। याद रखेंगे इसका डीएनए कैसा होता है तो गोलाकार होता है। अगर आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या इसमें केंद्रक होता है सर? जी नहीं, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। क्या इसमें केंद्रिका होता है सर? आप बोलिए कि सर केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका कहां से होगा? तो केंद्रिका भी नहीं होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर यूकैरियोटिक के बारे में बताइए। तो आपने देखा कि ये वास्तविक होते हैं। वास्तविक मतलब वास्तविक बोलने का सेंस मतलब कि जो आपको नग्न आंखों से दिख रहा है। सर क्या इसमें लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? तो जी इसमें सारी चीज होते हैं। सर इसमें जो राइबोसोम होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार के होता है, मतलब 80S प्रकार के होते हैं। और बताइए सर इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? तो इसका डीएनए जो होता है वो सीढ़ी नुमा होता है, हेलिक्स के टाइप के होता है, सीढ़ी नुमा आकार का होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है।
सर क्या इसमें केंद्रक होते हैं? जी इसमें केंद्रक होते हैं। केंद्रिका होते हैं? जी इसमें केंद्रिका भी होते हैं। देखिए मेरा राइटिंग खराब है, आप लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी में, तब ज्यादा सही रहेगा। या ना लिख पाए तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये जितने चीज बता रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक बार में हम एक बोर्ड पर आपको देने का कोशिश करते हैं। इसके लिए 1 लाइक तो बनता ही है। तो अक्सर बात करते हैं कि सर आपने बताया कि केंद्रक, केंद्रिका, तो सर ये केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक के बारे में बताया कौन? तो उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? केंद्रक का खोज किया है। सर केंद्रक के अंदर में क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होता है। नहीं, जैसे कि आप आम खाते हैं तो आम खाने के बाद जो गुठली निकलता है बीच में, तो बीच में क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, और उसके बाद देखिएगा कोई कोई जो लड़कौन होगा, जो बचवन होगा, वो क्या करेगा, जो गुठलिया है उसको भी फाड़ेगा और उसको फाड़ने के बाद में उसमें से भी निकलेगा वो। तो गुठली क्या था? केंद्रक था। आज केंद्रक के अंदर में केंद्रिका हो गया, मतलब गुठली के अंदर में तो केंद्रिका हो गया। तो सर क्वेश्चन पूछता है कि सर केंद्रिका का खोज किसने किया? तो केंद्रिका का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है फोलिका फोंटाना। क्या नाम है? याद रखिएगा, फोलिका फोंटाना। फोलिका फोंटाना। तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका का खोज किसने किया है? तो फोलिका फोंटाना ने किया है। तो अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर आपने प्रोक्रिएटिव बता दिया, यूक्रिएटिव बता दिया, आपने फिर लिखा यहाँ पे कि संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? संख्या के आधार पर कोशिकाओं की बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। मतलब सर, मतलब एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। नामे से पता चलता है कि सर एक कोशिकीय मतलब क्या होगा? सर एक कोशिकीय मतलब जिस कोशिका का निर्माण सिर्फ एक सेल से हुआ हो, जिस कोशिका का निर्माण एक सेल से हुआ हो उसे एक कोशिकीय बोलते हैं। और जिस कोशिका का निर्माण बहुकोशिकीयों से, बहुत सारे सेल से हुए हो, उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे हम लोग का शरीर क्या है? एक सेल है कि बहुत सेल है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये सब का सेल एक, इस सब का शरीर एक सेल से बना हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर संख्या के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार आप अगर कोशिका के बारे में बेसिक नॉलेज इतना रखते हैं तो इसके जस्ट अगले क्लास में हम आपको कोशिका का संरचना बता देंगे कि आखिर कोशिका के अंदर में कौन कौन सी चीज होते हैं। लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लिपिड, प्लास्टिड, सर ये सब है क्या? इस सभी के बारे में हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा। धन्यवाद।